था कि मतलब हमारे अगर समाज में खाद्य का कोई संकट ना रहे और सब लोग निश्चित रूप से भोजन कर सके, तभी हम हमारे प्राणियों को, कैटल को खिला सकते हैं। तो ये इंडिया में था। तो ये he has written a book which talks about, it's a co-authored book with T.M. Mukundan sir। तो वहाँ पे लिखा है द ब्रिटिश ऑरिजिन ऑफ काउ स्लॉटर इन इंडिया। ये भी गांधी जी का कहना था कि काउ स्लॉटर का जो ये था, ये ब्रिटिश लोग इतनी भारी तरीका से वहाँ पे शुरू हो गया स्लॉटर हाउस। तो ये किताब भी देखना चाहिए, थोड़ा मोटा बुक है। मैंने लिखा सर, उसको लंबा नहीं फिर जैसा सर आपने कहा था कि यहाँ का जो हिंदू क्लास था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ये था, इंग्लिश एजुकेशन से वो थोड़ा सा बच रहा था और अपने बच्चों को भी ध्यान दे रहा था। तो वो सारे कास्ट के बच्चे वहाँ, तो उसमें वो होगा उसके आदर्शों पे और उस पे। बट ये हम इसमें इंग्लिश एजुकेशन में ही क्यों देख रहे हैं, जबकि कंचन एग्री करेंगे इस बात से कि मदरसा एजुकेशन में उससे पहले फिरंगी महल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ हिंदू मुस्लिम बच्चे साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं और सभी कास्ट के, और इन मदरसों को सर हिंदू जमींदार ग्रांट्स भी दे रहे हैं रन करने के लिए। तो हमें इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोचना होगा कि वो ब्रिटिश के ही, और जब ये ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है, अंग्रेजों के ज़माने में ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है, क्यों आता है? और उसमें यह था कि जब इंग्लिश एजुकेशन के लिए फिर बहुत से उलेमाओं ने फतवे भी जारी किए, जिसको हिंदू जेंटली ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे और मदरसे में भेजेंगे। ये एक छोटा सा वो था कि इस पे हमें सोचना चाहिए। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, आप दोनों लोगों से रिलेटेड है ये कि सर ये जो स्टैट्स आपने दिया था एजुकेशन का, और इसमें मुस्लिम स्कॉलर्स को बताया और हिंदू स्कॉलर्स को बताया, उसमें एक चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व की कि जब हिंदू जेंटली स्कॉलर्स की आप बात करते हैं या ब्रिटिश डेटा जो आपने दिया है उसमें हिंदू क्लास को बांट के दिखाया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रास कायस्थ और ये। और जब हम मुस्लिम स्कॉलर्स की बात करते हैं तो मुस्लिम स्कॉलर एज अ होल लिया गया है और वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं दिखाया है ब्रिटिशर्स ने। जबकि ऑन दी अदर साइड जब वो अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं और सेंसस रिपोर्ट उनकी बन रही है तो मुस्लिम्स को वहाँ डिवाइड करके दिखा रहे हैं, सैयद, शेख, मुगल्स, दर्जी, इस तरह का। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्रिटिश रूल का डेलिबरेट मूव था कि हम हिंदू और मुस्लिम्स को इस तरह से दिखाएं कि मुस्लिम्स को वो इकट्ठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदूज को तोड़ कर दिखाने की कोशिश थ्रू एजुकेशन और उनकी पॉलिसीज। एक तो ये चाहता हूँ। ऊपर से दूसरा इससे रिलेटेड ये है, जैसे धर्मपाल जी ने दोनों पर काम किया है, एजुकेशन सिस्टम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी वो बात करते हैं। ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि इस पे ये जनरल एजुकेशन की बात हो गई, स्कूल्स की, मदरसे की, संस्कृत की। व्हाट अबाउट आवर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो टाइम इमेमोरियल से बहुत प्रिविलेंट थे हमारे कल्चर में, और ये जो ब्रिटिश पीरियड हम देखते हैं इसमें मेरा जो डाटा रिसर्च का ये कहता है कि दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, ये सब बहुत बड़े वेपन मेकिंग सेंटर्स थे जहाँ मास्टर क्राफ्ट्समैन को एम्प्लॉय किया जाता था और अप्रेंटिस को वो ट्रेनिंग देता था, एजुकेशन और सिस्टम। तो इन एजुकेशन पे बात क्यों नहीं होती जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं कि ये हमारी जो टेक्निकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम थी क्योंकि वो हमारे वर्कशॉप से जुड़ी हुई थी जो दोनों तरफ काम कर रहे थे, एक तो वारफेयर में भी सपोर्ट हो रहा था और इंपीरियल हाउस होल्ड्स के लिए भी। और इसमें जब मैं रिसर्च कर रहा था तो सर इसमें मैंने एक चीज़ ये देखी कि जहाँ जहाँ इस तरह की वर्कशॉप्स थी जो टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे थे, इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तब जब ब्रिटिश कैंटोनमेंट इस्टेब्लिश हो रहा है, जैसे बरेली में जब ये ब्रिटिश कैंटोनमेंट इस्टेब्लिश होता है तो बदायूं रीजन के इस तरह के जो वेपन मेकिंग इंडिजिनस सेंटर्स थे ये अपने आप ख़त्म होते जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने ये इंडक्ट किया या वो इस हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को वो रियून कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, और वो अपने यहाँ इंडक्ट करके वो वही प्रोसेस के किस तरह से, जैसे उसमें एक एग्जांपल है राजा सवाई सिंह के इंपीरियल वर्कशॉप की,
जिसमें ये 18th सेंचुरी का डेटा है कि उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी वेजेस और एक जो हमने रेवेन्यू ग्रांट की बात की थी कि मास्टर क्राफ्ट्समैन को इन लिeu ऑफ देयर वेजेस और सैलरी दे वर प्रोवाइडेड रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स कि उन्हें टैक्स नहीं देना। मीन्स ये अपने आप में ही इट वाज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन which was imparting technical knowledge and manufacturing the weapons too. तो इन दोनों को देखते हुए कि what would be our mechanism to deal with the decolonization process, ये थोड़ा सा So that is happening. And the second interesting thing is that when I was replying to sir, I pointed out that in the Hindus also, the British colonial administrators are playing with the caste groupings. कभी इनको यहाँ बैठाते हैं, कभी उनको वहाँ ले जाके बैठाते हैं। तो आप 1871 से 1921 तक लगभग when you look at the census reports, the numbers of Vaishyas and Shudras will never match. कभी इस कम्युनिटी बड़ा होता है, कभी उस कम्युनिटी बड़ा होता है। हमारा ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ये था कि वैश्यास वर द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया ऑलवेज, क्योंकि ये क्या काम करता था, कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा, तो इनका एम्बिट बहुत ज़्यादा था। ब्राह्मण्स were more or less between 3 to 6%. The Kshatriyas were about 6 to 8% and 15% of the Shudras, and then you had the Panchamas and other castes. एक चीज मैं सुबह बोलने भूल गया, उस विषय में भी मैं थोड़ा सा आपको बोलूँ कि धर्मपाल जी बाद में उनको ये चेंगलपट्टू का डेटा मिला, वो तंजावुर में यूनिवर्सिटी में palm leaf manuscript, करीब 2000 villages in the Chengalpet region, and Chengalpet, even though it's a dry region, Chengalpet was the largest per hectare production region in Tamil Nadu. Even after post-green revolution, the most fertile regions of the world with modern technologies are unable to match the per hectare rice production of Chengalpet region. This is even during the British period. This is something very interesting. तो चेंगलपेट का जो डेटा हमें देता है, वहाँ पे देखा जाता है जो ये तथाकथित अंत्यज, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनका घर बड़ा होता है, शहर के थोड़ा दूर होता है, मतलब गांव के थोड़ा बाहर होता है, और इनके हर घर में इनका बड़ा बागान है, ऑर्चर्ड है, फल पौधे का पेड़ है, और ये लोग they were not poor, they were well to do. Okay, this one picture we get. Now, how we use this empirical data to come to a qualitative analysis, that we will have to see. I will not be able to answer it right away. Second thing what I have found out is, जहाँ पे मान लीजिए बंगाल में, यार एक छोटी सी बात, please throw some light on this Chengalpet thing. How did it become the largest producer per hectare? So I think you see when we were in a case of some special kind of No. Agriculture technology or something? No. Yeah. You see, in south, because of being the lower riparian region and fed by annual rivers, unlike in the north, we have glacier-fed rivers, perennial rivers. So south में एक system था, एरी system, जिसको हम लोग बांग्ला में पुकुर बोलते हैं, tanks, water bodies, acted two ways. They were rain harvesting water bodies, excess water they would take. Second thing, all these water bodies were interconnected. In the Andhra Pradesh region, there was a connection of 55,000 एरी networks. तो मान लीजिए कि one एरी is at a higher contour level, वहाँ पे बारिश हुआ, पानी भर गया, वहाँ से पानी, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन से आके नीचे वाला एरी में आ गया, तो उसमें कोई अपचय नहीं होता था. This water was used for harvesting, irrigation purposes. But you see, when the villages became kind of important, the revenue allocation नहीं था, these areas of all went off, just like our school systems
सब नष्ट हो गया, लोकल एलोकेशन नहीं था, कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, कौन पैसा देगा। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर का ये पॉलिसी था, यू गिव अस 100% ऑफ द रेवेन्यू, वी विल टेल यू what is to be done. Like today, somebody from Guwahati sitting in Delhi tells a student in Ramanathapuram, you bloody read this. What I am telling you, this is the policy. हम centralized चलेंगे, तुमको ये खाना पड़ेगा, तुम इंडिविजुअल हो, तुम ये खाओ। तो ये समस्या हो गया ब्रिटिश में, and we are carrying forward that. In Bengal, just like in Kerala, there is a place in Hooghly district called Bolagar. Bolagar is a very famous sheep making village, and everybody in Bolagar is damn rich. The zamindar is rich, the people are rich. Even today you go, you will see small boats are being made. But there was a time when boats, ships, wooden ships made in Bolagar were supplied to the European East India Company, British East India Company, French East India Company, and we are talking of a time when there was no Mughal Empire and the Nawab of Bengal was defeated, post-Battle of Plassey, till Balagar industry was surviving. So what generally happened, you see, it did not happen during Islamic invasion also, if you look at it that way. During the British conquest, if the British conquers a region, or the British goes and put down rebellion in a region, it may be a Hindu region, it may be a Muslim region, it doesn't matter. If they go and do a house-to-house search, Naka, and they bring out everything made of iron. It may be a kurali, it may be a what we call in Bengali moti to cut the vegetables, it may be a knife, it may be a sacrificial sword, and everything will be destroyed. This is a recorded fact. So you destroy. Now, when there is no use, nobody is buying weapons. Okay, so the weapon industry, suffers. It goes out of vogue, and we have well-known documentation of the high expertise that India had in iron and steel weapon sword making, and also, if you talk of Bengal, then the production of cotton and silk cotton, muslin, and there are famed stories about it. Even that went off vogue. The indigo, the ban on cotton collection, you have to get it from Lancaster and all that. Then to this debate on Brahmins not going for English education and all that, I would like to give an example from my own family. So we are a Brahmin family, we were home educated, our males were home educated, and this is a story I am telling you from about the middle of 19th century. Then in Bengal there was a big movement spearheaded by ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, विद्यासागर, जिनको हम विद्यासागर बोलते थे। उन्होंने कहा कि हर गांव में एक स्कूल रहना चाहिए, one school in every village, प्रति गांव में एक विद्यालय। So the movement started, and in our village, which is now part of the Calcutta city, my grandfather's grandfather, in his outhouse, established a school, a Bengali medium school, not an English medium school. So 3 generations of my family studied in the school. I am the first one not to go and study there, because now the school is completely gone. Kali Chandawali chalta, पढ़ाई नहीं होता था. So in that school, if I did not go, the one reason for the downfall of our family was they did not embrace English education. So they thought they will learn obnoxious social ways if they embrace English education. They will learn how to use, they were problematic, they will learn how to use an English toilet. They did not want to do that. They wanted to keep their traditions alive. So, in private discussions, Dharampalji would say that after independence, we have changed the Western commodes with Indian seats in the Raisina Hill. That's all we have done. We have not done much of any change. Anyway, again coming back, you see there are some gaps
in the data that we are talking about. But then there is also another picture which emerges from other data, other record points, that the society at various places all over India, all across India, had enormous engagement with science and technology, and obviously technical institutions, because if we look at recent works of world economic historians like Agnes Madison or Paul Byro, they have plotted that India and China continue to be the largest industrial producers of the world till almost the middle of the 18th century, even till the early 19th century. So these are important benchmarks to look at. And many of the communities in Bengal traditionally who engaged with, say, carpentry, or who engaged with iron industry, they were given the status of Vishwakarmas, and they had a thread ceremony in their community. But the communities kept this knowledge very sacred to themselves. One important example of this, micro picture of this, will be the Aranmula mirror from Aranmula in Kerala, north of Trivandrum. They make a metal mirror which has almost zero refraction as your glass mirrors. But how this mirror is made is a closely guarded community secret. Okay? I have a sample of this mirror. A mirror will cost you anything between 5 and 10,000 or 15,000 depending on the size you take. It's famous all over the world. There's a paper on this by scholars of Indian Institute of Sciences who have deciphered the material composition, like Professor Balasubramanian did for the Delhi Iron Pillar. But how to cast it and put it together, that is not known. Second is, you see, like you see today, even today in Tamil Nadu, in Bengal also you had very high carpentry. Bengal made huge wooden chariots. But then because there was no sponsorship, the local leaders did not have money, this whole high carpentry has completely vanished from the landscape. If you talk of Sanskrit scholarship, when was Haridas Siddhanta 150 years from now? So you go back 150 years, Bengal was still producing some of the best discourses in many branches of Sanskrit literature. And there was a scholar, this Haridas Siddhantavadi, he spent his entire life writing a 24-volume commentary on Mahabharata. It's still available in print, but that's the end of it. There are no sponsorships for these kind of scholarships that the society could afford after that period. धर्मपाल की जो कोलोनियलिज्म के बारे में, उपनिवेशवाद के बारे में जो समझ थी, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर एक सवालिया निशान यहाँ लगाना चाहूँगा ताकि चर्चा के दौरान बात और समझ में आए। जैसे कि जब वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो एक कोलोनियल सिंबल है, तो जाहिर है बाबरी मस्जिद अंग्रेजों ने तो बनवाई नहीं थी, न किसी यूरोपियन ने बनवाई थी बाबरी मस्जिद। तो वो ये कह रहे हैं कि भारत में जो मुस्लिम शासन था वो भी एक तरह का कोलोनियलिज्म था। वो एक सेटलर, अगर कोलोनियलिज्म की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उसके तहत हम कह सकते हैं कि वो सेटलर कोलोनियलिज्म था। एक ऐसा सेटलर कोलोनियलिज्म जिसने जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन, इंडिजीनियस विदेशी आबादी थी उसका संहार नहीं किया, मतलब उसका जीनोसाइड नहीं किया, और उसने उसका जो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और दूसरी जगहों पर हुआ वो तो नहीं हुआ, लेकिन था एक सेटलर कोलोनियलिज्म। मेरे ख्याल से वो खुद नहीं कह रहे हैं ऐसा, लेकिन उसका ये मतलब निकाला जा सकता है। तो इसमें जो यूरोपियन उपनिवेशवाद है उसके साथ, ये यूरोपियन जो साम्राज्यवाद है उसके साथ जब हम इस्लामिक साम्राज्यों की तुलना करते हैं तो हमें बहुत कई उसमें फ़र्क दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि जो इस्लामिक साम्राज्य है वो कभी भी जिन देशों में है मोटे तौर पे वहाँ पे
वहाँ की भाषाओं का संहार नहीं करता, वहाँ पे बहुत बड़ा कोई कल्चरल कन्वर्जन करने की कोई एक बड़े लंबी चौड़ी परियोजना नहीं चलाता उसमें। ठीक है, जब वहाँ की स्थानीय आबादी के साथ उसके अंतर्विरोध होते हैं और उस अंतर्विरोध में लोगों को एक सांस्कृतिक उत्पीड़न का एहसास भी होता है, हो ही सकता है। चाहे जब उनके धर्म के मानने वाले शासन नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले शासन कर रहे हैं, तो उनकी बहुत सी नीतियाँ ऐसी होंगी जो उस धर्म के लिए दिक्कत पैदा करेंगी और सत्ता चूंकि उनके पास है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक यूरोपियन साम्राज्यवाद को अगर आप इस्लामिक साम्राज्य के साथ में दोनों को एक ही अगर पलड़े पर रख के तोलेंगे तो उससे एक समस्या उसके अंदर पैदा होगी। क्योंकि एक लंबी भारत में इस तरह के लोग कहते रहे हैं कि भारत में 1000 साल से हम लोग गुलाम हैं, तो जाहिर है कि पूरा वो जब इस्लामिक अवधि जोड़ देते हैं उसके बाद अंग्रेज़ों की अवधि जोड़ देते हैं, 1000 साल इस तरीके से बन जाते हैं। तो उससे जो छवि निकलती है वो छवि बिल्कुल अलग तरह की है और उसमें हम लोग एकेडमिक स्तर पर यूरोपियन जो कोलोनियलिज्म है उसकी जो खास बातें थी, उसकी जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं का एक तरह का एक गलत समरूपीकरण कर देते हैं। ये एक मेरे दिमाग में बात है। दूसरे ये है कि जो एक दो जगह जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि महाभारत के बारे में, गीता के बारे में, धर्मपाल जी की जो धारणाएं हैं वो धारणाएं भी काफ़ी यूरोपियन विद्वानों से मिलती जुलती लगती हैं। मुझे लगता है कि लगभग वैसी है। जैसे कि आप देखिए वेंडी डोनेगर ने गीता के बारे में क्या कहा है, भगवत गीता इज नॉट एज नाइस ए बुक एज सम अमेरिकन्स थिंक। थ्रूआउट द महाभारत Krishna goads human being into all sorts of murderous and self-destructive behaviors, such as war. The Gita is a dishonest book. बिल्कुल इसी से मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने वेंडी डोनेगर को पढ़ के ये बात कही होगी, क्योंकि जाहिर है वो तो ऐसे बाप वो कहते हैं कि अपने उसमें वो लड़ाई नहीं बंद करेंगे। जैसे अर्जुन रोने लगा है ना, वो नहीं होगा। तथा अर्जुन को भी रोने नहीं दिया। श्री कृष्ण जैसे लोग जो यूरोप को चलाते हैं, वो धर्मपाल कह रहे हैं श्री कृष्ण जैसे लोग जो यूरोप को चलाते हैं, ये बात अलग है कि श्री कृष्ण जो बनना चाहते हैं वो दूसरी तरह का है, जो यूरोप वाले बनाना चाहते हैं वो दूसरी तरह का है, लेकिन जो ध्यान का रूप है वो एक ही तरह का है। ये जो धर्मपाल के पूरे चिंतन के अंदर उनकी इन बातों से जो उन्होंने तथ्य और आंकड़े जमा किए हैं शिक्षा के बारे में और विज्ञान और तंत्र, वो एक बड़ा अच्छा शब्द है, उनकी हिंदी में किताब जो आई है क्या तंत्र शास्त्र, वो टेक्नोलॉजी को तंत्र शास्त्र कहते हैं। हम लोग प्रौद्योगिकी या तकनीकी बोलते हैं ना, उसमें इस्तेमाल किया गया अनुवादक ने तंत्र शास्त्र, मुझे काफ़ी अच्छा लगा शब्द। तो वो एक अलग काम है और वो काम हम सब लोगों के लिए विचारणीय है और प्रेरणा का है और नए उसने रास्ते खोले हैं। लेकिन ये जो उनका चिंतन है, इस चिंतन के ऊपर हम लोगों को नए सिरे से गौर करना चाहिए। तो वो गणेश सखाराम देश उस करके भी उसमें आती है कि बंगाल में नाव के निर्माण का बड़ा केंद्र हुआ करता था और लतिका वरदराजन ने एक बहुत शानदार किताब लिखी है और शायद उस विषय पर एकमात्र किताब है, द बोट मेकिंग इन बंगाल 17th and 18th सेंचुरी। और वो मेरा दुर्भाग्य रहा कि वो किताब को नेट पर ही रही, काफ़ी महंगी रही और 3-4 लाइब्रेरीज में ढूंढा, वो मिली नहीं। उसकी कुछ इधर एक दोस्त ने भेजी है, तो उसमें ये बात जो आप कह रहे थे कि लकड़ी का काम करने की बहुत अच्छी विधियाँ थी। उसके साथ साथ जो लोग बोट मेकर्स थे वो हाइड्रोलिक्स और बहुत सारी चीज़ें जानते थे जिसकी उनको किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। तो ये बात उस समय के उसमें भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि जब ये शिक्षा संबंधी बातें कह रहे हैं धर्मपाल जी, तो उसमें उस समय का जो समाज है उसका जो ऑक्यूपेशन है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और न केवल इसमें
जो पूरा डिकोलोनियल चीज़ें हो रही हैं, पूरा ब्यूरोक्रेसी का के बाद मैं सुबह सचिवों से बात करना था, वो इससे मानविकी से ज़्यादा समाज विज्ञानों के लिए ज़्यादा जरूरी हो गई है कि आप भी बार बार कहते रहते हैं कि सोशल थ्योरी जैसी कोई चीज़ हमें थमा दी गई है। तो अभी दिक्कत ये इसमें थोड़ी सी सॉल्व भी कर रहे हैं हम लोग कि नहीं भाई ऐसा सोचे शिक्षा के बारे में, किसी विचार के बारे में, राजनीति के बारे में, लेकिन जो एम्पिरिकल एविडेंस सोशियोलॉजिस्ट ला रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ला रहे हैं और शास्त्री जो ला रहे हैं, जिससे कि इस देश की तकदीर बनती है बार बार। तो नीति आयोग में है, प्लानिंग कमीशन में है, प्रधानमंत्री और सब लोगों के साथ में रहते हैं जो नीतियाँ बनाते हैं गरीबों के लिए, वो आप कहीं ज़्यादा दिक्कत तरह है। तो उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फील्ड वर्क का काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा इस तरीके के सिद्धांत जरूरी हो जाते हैं। उसमें तो भविष्य में निश्चित ही हम लोगों को बढ़ना होगा कि इस समाज को कैसे देखें। जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं शहरों से, मतलब मान लीजिए कोई बिहार का आदमी पैदा हुआ बिहार में, 22-23 साल वहाँ रहा, दिल्ली आया, जेल में पढ़ा, शिकागो गया, फिर शिकागो से लौट के अपने गाँव में गया, फिर अपने गाँव को कोई दूसरे तरीके से देख कर लिख दिया। तो अब मेरा कहना यह है कि आप उस पूरे नॉलेज सिस्टम से कैसे अपने को मुक्त करेंगे और वहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही है, जहाँ से कोई चीज़ कही जा रही है, उसको आप कैसे देखेंगे, क्योंकि वही बाद में इस देश का मुस्तकबिल निर्धारित करेगी। मसलन कि आप जा रहे हैं गांव में, किसी जिसे आप गरीब कह रहे हैं, किसी जात का, मान लीजिए निषाद है या कोई पीतल का काम करने वाला है, तो आप उससे दिक्कत तो पूछते हैं, दिक्कत क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, सब पूछ लेते हैं, लेकिन उसमें फिट करते हैं एक खास किस्म का विकास से बहुत ज़्यादा अपराध दृष्टिकोण, और उसमें आपके पास ज़्यादा ताकत होती है, तो उसी तरीके से सुझाव देने लगते हैं लोगों को, सरकारों को, और कभी कभी जनता भी वही चीज़ सरकारों से मांगने लगती है। तो अंततः जो भी ज्ञान का मामला है वह यही है कि वह लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो ये बात उसमें पूरी निरक्षर कौन, तो उसमें कि भाई अंग्रेजी भी नहीं आ रही है लोगों को, और वो अपने हिसाब से कि जिसको वो आधुनिक ज्ञान समझ रहे हैं या उपयोगी समझ रहे हैं वो नहीं पता है, अंग्रेजी की भी बहुत कम ज्ञान है, तो ये निरक्षर हैं, उस कैटेगरी में वो डालते हैं। तो वो भी हमें समझना कि वो उस फ्रेम में हो रहा है, तो आप कुछ उसी फ्रेम की बात करें। और इसी फ्रेम में आप कह रहे थे कि जब किताबें भी छप रही हैं तो जो यूरोप का जो ढांचा है उस ढांचे को वो चीज़ है, जब मैं सोशियोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड हम देखते हैं तो इनफैक्ट वहाँ चाइल्डहुड को समझने का जो नज़रिया जब शुरू हुआ उसी बहुत लेट आया यहाँ पर, तो बचपन के समाजशास्त्री अंधन गिरन, तो वही ढांचा और फ्रेम हमने लिया। तो पूरा हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड में इस बात को पूरा समय के हिसाब से, कालखंड के हिसाब से बताया हुआ है कि उन्होंने तो चाइल्ड को भी समझने की जो उनका दृष्टिकोण था, उनका उपयोगिता का वो हिसाब किताब था। कब उसको सोशलाइजेशन की दृष्टि से हमें उसके लिए किताब लिखनी और उसके लिए उसको अपने अनुसार उपयोगी बनाना है, वो जो पूरा उपयोगिता का उनका एक माइंडसेट था और वो उनके फ्रेम में था, वो हर जगह दिखता है और वो यहाँ पर भी आया, यहाँ की किताबों पर भी उसका असर था। और यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बात उठी थी मॉनिटरिंग की, कि मॉनिटरिंग सिस्टम था जो ये लेकर गए थे ब्रिटेन में, ये सिस्टम जब इन्होंने यहाँ देखा, वहाँ पर इसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन वहाँ पर इस सिस्टम को अप्लाई करने से उनके स्टूडेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी उसका। लेकिन उन लोगों ने बोला कि ये हाँ, उन्होंने एक्नॉलेज किया उसको इन्होंने एक्नॉलेज किया। मैं नाम अभी मैं भूल रही हूँ, मैं आपको नाम भी शेयर कर ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन उसका विरोध हुआ, लेकिन उससे उनकी संख्या बढ़ी और उनको यही कि इंडियंस से हम सीखेंगे या इंडियंस का कोई मेथड हम यहाँ पर लागू करेंगे, ये वाला भी स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण भी इसी तरह से हुआ था। वो हुआ था, यहाँ से लेके गए, वो वहाँ पे इसको मतलब वैक्सीन का रूप दिया,
they gave it a Western mold, Western connotation, हाँ, brought it back to India and they banned all the local incollators here. उनको कोई परमिशन नहीं। इस बात को बनाने के तरीकों पे भी उनका यही था कि हमारे सिद्धांत को जाने बिना बना रहे, ठीक है ये बहुत हाई क्वालिटी है इनकी, बहुत कम समय में बना रहे हैं, इनका जो तरीका मूवेबल है कि इनकी जो मशीनें ऊपर बैलगाड़ी में रखते हैं, इधर बनाते हैं फिर उधर भी ले जाते हैं बहुत आसानी से। हाँ, तो लेकिन उसके बावजूद उनको ये बात नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इनका कोई तरीका हो सकता है जो हमारे तरीके से बेहतर है। वो ये अपने रिटर्न उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बोल रहे हैं नहीं कि ठीक है ये हो जा रहा है लेकिन हमारे सिद्धांतों के को जाने बिना या उनको अप्लाई किए बिना अगर कुछ भी है तो उसको ये मान्यता नहीं देते हैं। इसमें एक बात और हमें समझनी होगी कि जब भी हम ठीक है ये धर्मपाल जी का एक ये बाबरी मस्जिद वाला एक एपिसोड है ये ठीक है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है। मैं अभी अगर शिक्षा व्यवस्था ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी इस पर मैं चर्चा कर रही हूँ, इसके एविडेंस जो हमारे सामने है मैं उनकी पर्सनालिटी के उसी हिस्से पर फोकस कर रही हूँ। तो बार बार सवाल ये आता है कि और कई लोग पूछते भी हैं, हम भी साथी लोग कई बार बात करते हैं कि भाई ये था तो ये कोई परफ्यूम तो था नहीं कि डिब्बी खुली छोड़ दी और एकदम उड़ गया, ऐसे कैसे हो गया। तो सवाल ये है कि हम जब भी ये सवाल करते हैं हमें ये समझना चाहिए कि औपनिवेशिक शक्तियाँ जो होती हैं वो कभी एक तरफा मार नहीं करती, वो बहुतरफी मारें होती हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टीचर की जो हैसियत थी, जो गुरु की हैसियत थी, उसको एकदम से बदला गया, मतलब धीरे धीरे करके वो बदल गई और समाज के साथ जो कनेक्शन था, आप जैसे कि एक बार बात हो रही थी कि भाई फिर से वो नहीं शुरू हो सकता कि समाज गुरु की व्यवस्था की चिंता करे या विद्यालयों का खर्चा वो करे, क्योंकि अब स्टेट फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट वो जो है वो अभी सभी के दिमाग में है। तो जब होता क्या है, जब समाज कोई चीज़ चला रहा होता है और हम सोचे कि कुछ समय के लिए हम उसको तोड़ दें, कहीं और जोड़ दें और वापस से हम इधर जोड़ दें, वो मुश्किल होता है क्योंकि तब तक समाज ने कुछ और सेटिंग कर ली होती है, तब तक समाज कुछ बदल गया होता है। तो यही हुआ कि समाज की एक सेटिंग थी, उसमें समाज के जो लोग थे वो उस पाठशाला का, मदरसा का, मकतब का, पाठशालाओं का देखरेख संबंधी उनका निश्चित था कि हमें इसको अपने उत्पादन में से इतना हिस्सा देना है, टीचर का ख्याल रखना, उसकी तबीयत का, हर चीज़ का। इसी के साथ जब वहाँ टैक्स बढ़ जाता है, समाज के जो लोग, जो किसान है, छोटा बड़ा व्यापारी है, छोटा बड़ा जैसा भी, जब उस पर टैक्स बढ़ गया, उसके पास अभी अपने ही बच्चों को खिलाने के लिए और अपनी सेविंग के लिए नहीं है, तो कहाँ से पाठशालाओं को, मदरसों को और गुरु को जो हिस्सा दे रहा था वो देता रहेगा। इसके साथ ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 रुपया प्रति माह खर्च हो रहा था और ये कुछ अंग्रेजी अफसर बता रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स में। अब होता क्या है कि सरकार पैसा देगी, सरकार ने दिया नहीं, समाज का हट गया और उसी के साथ साथ लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो हो गई कि इस भाषा पे पैसा नहीं दिया जाएगा, इस भाषा पे देना है और इस ज्ञान के लिए नहीं देना है, इस ज्ञान के लिए देना है, वो भी साथ में चल रहा है। तो दरअसल इन सभी तारों को हमें अलग अलग नहीं, ये एक साथ एक व्यवस्था पर अटैक कर रहे हैं। लैंग्वेज का, नॉलेज का, समाज और शिक्षा व्यवस्था का जो संबंध है, बच्चे का अपने गुरु और विद्यालय से जो संबंध है, अनुशासन को लेकर उनका जो रूप था, वो भी पूरा औपनिवेशिक शक्तियों ने बदल दिया। इस पर मैंने लेख भी लिखा है कि बचपन पर औपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो वो जो मानस बदलता है, जो पेरेंट्स का और बच्चे का जो संबंध था, जो समाज का और बच्चे का, किसी भी परिवार का कहीं घूमता दिखा वही नहीं, आप एक समाज के साथ जो उसके कनेक्शंस थे वो तक बदले गए, डिसिप्लिन को लेकर, ड्रेसअप होने को लेकर, जूते पॉलिश होने को लेकर। अभी वो किसी भी वर्ग समुदाय से अगर उसके लिए जिस तरीके से आना है, जितने बजे आना है, जिस सिलेबस को जितने समय में पूरा करना है, और टीचर को भी एक सरकारी नौकर की हैसियत मिल गई। अभी समाज का नुमाइंदा नहीं है जो समाज की ज़रूरतों के हिसाब से और छुट्टियां दे देगा और बच्चे को समय पर भेज देगा कि उसके घर में अभी किसानी का काम चल रहा है तो इससे इस समय पर वो छुट्टी कर सकता है। अभी वो सरकारी अफसर, सरकारी
इंसान है और उसको उसके हिसाब से सरप्राइज विजिटिंग शुरू हो गई, एलटी होने लग गया, अब हर कोई नहीं पढ़ा सकता, गुरु का ओहदा हट गया अभी। तो ये सारी जो कुल मिलाकर चीज़ें थी, इसने भारतीय जो मानस था या उसमें कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से साहित्य में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, हर तरीके के ज्ञान में भी आया प्रभाव पड़ा और उसका कनेक्शन जो हमारे इन संस्थाओं के साथ था वो कमज़ोर होता गया, बहुत लंबे समय तक वो ले जा नहीं पाया उसको। ये भी कल्चरल कन्वर्जन की कहानी। मैं इस विवाद को और थोड़ा क्या कहते हैं उस कान में क्या उकसाना चाहता हूँ। आप में घी का काम हाँ। करना चाहता हूँ। तो हमको सबको पता है, हम दोनों को कैलकुलस से बहुत नफरत है ना? तो सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ कैलकुलस। Now 200 years before Sir Isaac Newton, unknown mathematician in obscure coastal villages of Kerala were playing with infinitesimal calculus. What was the language they were using for their work? Not Sanskrit, local Malayalam. And one of the best known books in this series called Yukti Bhasha by a scholar named Yeshtadeva, Yesht मतलब जो बड़ा होता है, Yeshtadeva has been published. An Indian edition has been published by Hindustan Book Agency. The foreign edition has been published by Springer. Unfortunately, we are not claiming that Newton has copied it from Kerala. No. एक चीज दोनों जगह में हो सकता है, ठीक है? But you see, how has colonization affected us? We spoke about NEP and all that. So a couple of weeks back in our university, we had a workshop, OBE, Outcome-Based Education. And some technology professor came all the way from Maharashtra to conduct this profession. And 2 days it was horrible for me to sit at that workshop venue. It was like, what all I have learned is all rubbish. So we'll have to completely orient solution-based education, student-centered education, and you see, there has to be very different parameters. Literature cannot be taught like Samaj Vigyan. Samaj Vigyan cannot be taught like engineering. ये सब गड़बड़ हो गया है। जो मान लीजिए हमारे यहाँ पे कहावत रहा है कि विद्या भूषण है, विद्या ददाति विनयम, ये सब गया, we have hand wash कर लिया इन सभी से। Then there is a very big disregard, disbelief towards any kind of religious education today, be it of any religion. This is another symbol of the neo-colonial or post-colonial world, not just in India, this is true of other places also, of European societies also. और धर्मपाल जी के विषय में दो चीज, हमें ये लगता है कि he has published 5 books of historical records. One deals with Panchayati Raj, one deals with civil disobedience, one deals with this indigenous education, one deals with science and technology, and the 5th one is a collection of his essays, which includes very important essays like Bharatiya Chittamanas and Kal, which was originally written in Hindi, and essays on despoliation and defaming of India. So if we concentrate on this aspects of Dharmapal and not perhaps touch the observational or rhetorical or political viewpoints, I think we will be doing a better job to ourselves as scholars, as discussants, as pursuants,
if we go into this कौन क्या कहाँ बोला है, I think again we will lose that focus, very necessary for a research center, and we will just जैसा कि होता है. दूसरा चीज मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अभी there is a large group including successful writers, best-selling authors who propose this theory of two colonizations, an Islamic colonization followed by a European colonization, and they have very successfully argued, and people have started buying these arguments also, not at the academic level but in social discussions in various groups, social media and all that. Now, what are the pros and cons of this? It is very difficult to tell right away. We'll have to wait and watch how things unfold. But there are very clear demarcations between Islamic rule in India and European rule or European colonization in India. Very clear demarcations. For me, one of the most important things was the Muslim rulers did not tamper with the local polity. उनके उससे कोई मतलब नहीं था. Maybe they would have destroyed some big temples, erased some important things, but that any invading power would do. If I am not wrong, जब USSR का occupation Poland से हट गया, the first thing the Polish people did was to remove all Soviet era construction from Poland, at least from Warsaw. They wanted to remove, including I think their parliament building. So we took different turns. When we wanted to build the first city in independent India, Chandigarh, we got French architects to do it. We thought Indians are not competent to build that. Or very recently I was then in Chennai. I lived in Chennai for a long time, and so it's Tamil Nadu is like a second home. I can speak a bit of Tamil also. So in Tamil Nadu, Tamil Nadu is a land of great architecture, very grand architecture, a school of architecture of its own. But when Tamil Nadu government decided to come up with a new secretariat and assembly building, it asked a German firm who has never visited Chennai or not known about Tamil Nadu architecture to do the designing. And once it was designed, it looked like an IT office from outside. So how will, say, a villager from Ramanathapuram who has seen the temple, 1,000-pillar temple at Rameshwaram, or somebody from Madurai come and relate himself with his government? वो तो रिलेशन नहीं होगा ना. ब्रिटिश लोग क्या किया, एक को कलेक्टर बैठा दिया और उसके घर के चारों तरफ 2 आदमी हाई बाउंड्री वॉल लगा दिया. अभी भी if you go to Kolkata, in all those in Bengal old districts, all our superintendent of police, commissioners, collectors, district magistrates, so stay in this high walled colonial bungalows. जिनको दिखाई नहीं देगा. You won't know who the person is. There is no intermingling. But as if you touch the collector, he will get polluted. You look at our courts. You can't, even if you don't agree with the judge, you may know the judge is wrong, but it is so sacrosanct that you cannot question him. आप गुस्से में भी कुछ बोल दोगे तो contempt हो जाएगा. But where is the benchmarks or the landmarks of the indigenous society, the markers of indigenous society that we need to look into? And another thing, just I was discussing with sir over lunch, the interactions that happen between India and Britain is quite well known. Rabindranath writes Gitanjali in Bengali, gets it translated, and Yeats write a foreword to it. It becomes famous. He gets a Nobel Prize. Yeats gets his Nobel Prize much later. So, what was the interaction that was happening between the communities and between the Hindus and the Muslims before the British arrived at the scene and became the paramount political power? So one of the examples I am very fond to give is in the
immediately post Chaitanya Mahaprabhu, the Shad Goswamis, the 6 Goswamis were in Vrindavan, and Vrindavan was being recreated. It's quite close from Delhi, I guess. You take the Yamuna Expressway and Yeah. 80 kilometers from Mathura. Not very far. And so there, the Govind Dev temple was being built. The same sandstone that has been used in the building of Fatehpur Sikri and all. So it's coming through Maharaja Man Singh. And the Goswamis are acknowledging by writing Narapati Akbaro Mahan. Akbar is not addressed as a Samrat, he is being addressed as a Narapati, leader of people. Akbaro Mahan, Akbar the Great, literally translated. So we cannot, as we talk about the history, so Rabindranath Tagore, this essays you see, today it's perhaps a taboo to teach Ambedkar or Tagore or Gandhi to our school children, I don't know why. So Rabindranath in one place in history of Bharatavarsha, he has made a very important observation. He says that एक घने बादल वाला दिन में, when the sky is overcast and the storm is about to come, the most important thing to know is how the ordinary people are going ahead with the livelihood. So in Bharatiya Samaj he says that our kings fought, but when our kings fought, temples were raised in our mango orchards. They were raised in our mango orchards. उनको बनाया गया था, not raised. Raised in the mango orchards. The village schoolmaster continued to teach his simple law, and our Chandi Mandaps were resonance with Harikathas and Sankirtans. So that picture, why do we miss out? But I think, as I was saying in the morning, that in our literatures, regional literatures, medieval regional literatures, ancient or classical, even in modern regional literatures, with those Indians who came about 100, 150 years back, who still had a very intuitive understanding about the functioning of Indian society, the remarks they have left behind allows us to come to a qualitative understanding of ourselves if we strive to. बहुत कठिन काम है, बहुत समय लगेगा, पर हमें लगता है कि हमें कोशिश करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक मत हम नहीं होंगे, मतांतर तो रहेंगे, बिना मतांतर का काम कैसे होगा? हम यहाँ पे कुछ बोल दिया, सब कुछ एग्री कर दिया, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। एक there's one Sanskrit book, खंड खंड काव्य। So it's a tradition. What is said in the first couplet is rejected in the second couplet, and then the third couplet comes. There is this very famous example from the Nyaya school. Gautama is considered the founding father of the Nyaya school. So he gives the aphorisms of the Nyaya school. Then his disciple writes a commentary. Somebody comes and says that he has not written the commentary properly. This is how it should be written. Then somebody else comes and supports the first commentator. Then one Buddhist comes and he says all this is rubbish. And there is a war going on. And this war goes on for centuries together until there is a high tradition of Indian textual exegesis. And then at some point this war stops because the politics aren't going to support it anymore. चाय आ गई। आपने ये जो बात कही ना कि धर्मपाल के कुछ और ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनके ऊपर जोर दिए बिना, उन बातों के ऊपर उन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए, वरना हम लोग पटरी से उतर जाएंगे। बात आपकी सही है, लेकिन जब मैं इन बातों के ऊपर जोर देता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि धर्मपाल का जो काम है या उनका एक डिकोलोनाइजिंग फिगर के तौर पर उनकी अहमियत को हम लोग कम करके देख रहे हैं। अगर उनकी अहमियत कम होती तो अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर ही नहीं होते। अभी हमने अपना पहला जो व्याख्यान आयोजित किया था अपने प्रोजेक्ट का, वो धर्मपाल की स्मृति में ही किया। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी को बुलाया और उनसे 18वीं और 19वीं सदी की ज्ञान परंपराओं को किस तरह भारत में किस साजिश के तहत
बुलाया गया है, इसी के ऊपर उन्होंने व्याख्यान दिया करीब 1.25 घंटे तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के CD देशमुख सभागार में। तो वो तो अपने आप में धर्मपाल, मैं मानता हूँ इस तौर पर धर्मपाल से बड़ा पिछले 40 साल में कोई डीकोलोनाइजिंग फिगर अभी आया नहीं है, जिसने इतने मुकामों पे हम लोगों को प्रेरणा दी हो तरह तरह के काम करने में। तो कमी बेशी सब में होती है, वो तो उस पर चर्चा होती रह सकती है। तो लेकिन इसके जब मैं कहता हूँ उसके साथ एक उसमें एकेडमिक प्रॉब्लम है। वो एकेडमिक प्रॉब्लम है जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो तरह तरह के एम्पायर्स हुए हैं, तरह तरह के साम्राज्य हुए हैं, बहुत तरह के साम्राज्य हुए हैं। रोमन साम्राज्य है, मुसलमानों का साम्राज्य है, चीनियों का साम्राज्य है, और कई तरह के साम्राज्य हुए हैं। और वो साम्राज्य जो दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हैं और उनमें सैकड़ों साल तक हुकूमत करते हैं, उनमें और यूरोपियन साम्राज्य के बीच में एक खास तरह का फर्क है। उस फर्क को जरूर हर साम्राज्य अपने साथ ऑपरेशन लेके आता है, आगजनी होती है, रेप होते हैं, दूसरी जगह की जनता का अपमान होता है, उसका कल्चरल ऑपरेशन होता है, ये सब जगह होता है। लेकिन कल्चरल कन्वर्जन करना सभ्य बनाने के नाम पर ये केवल यूरोपियन साम्राज्य ने विधिपूर्वक एक सिस्टमेटिक तरीके से किया है, जो दूसरे साम्राज्यों ने नहीं किया। और उसके पीछे की एक हिस्ट्री है जो कभी समय आने तो उसको बताया जा चुका है। अपने साथियों को तो मैं इतनी बार बता चुका हूँ, ये लोग बोर हो चुके हैं उसको सुनते। बहरहाल एक तो ये बात है, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसमें बड़े और डिकोलोनाइजेशन का एक जो हम लोग डिकोलोनाइजेशन करने जाते हैं तो उसमें हमेशा एक संकट रहता है कि डिकोलोनाइजिंग प्रक्रियाओं से गुजरते हम लोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं श्रेणियों का इस्तेमाल करने लगते हैं जिन श्रेणियों के खिलाफ हम लोग लड़ने लिए निकले। कम से कम विचारों के क्षेत्र में ये बात है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारी एक सिविलाइजेशन थी, हम लोग कहते हैं हमारी एक सभ्यता थी, अंग्रेज हमको असभ्य मानते थे, हमको सभ्य बनाने के लिए आए। तो ये पूरी श्रेणी सभ्य और असभ्य की भी यूरोप की दी हुई है, ये कोई भारतीय चिंतन की देन नहीं है। civilization as a category is not something which we are bestowed with by Indian knowledge system। ये तो वहीं पर 17वीं 18वीं सदी में खासतौर से यूरोप के अंदर पूरी सभ्यता की पूरी धारणा आई। हम लोगों के यहाँ तो 19वीं सदी तक भी ये सभ्यता का शब्द जो है वो सामान्य विचार विमर्श में इस्तेमाल नहीं होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब अपनी सभा में लोगों को कह रहे हैं, सभा सामने लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि अभी इतने सभ्य इसमें आए थे और इतने सभ्य उठ के चले गए हैं, अब इतने सभ्य इसमें यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहां सभ्य का मतलब ये है जो कि सभा में भाग ले रहा है। जिन अर्थों में आप लोग सभ्य का इस्तेमाल करते हैं और सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं, उन अर्थों में तो वहां पे 19वीं सदी में भारतीय हरिश्चंद्र उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये वहां की ली हुई वैसी श्रेणी है जिसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और हम लोग में से कुछ तो विद्वान ये भी कहते हैं कि भाई नेशनलिज्म की कैटेगरी से बचिए, सिविलाइजेशन की कैटेगरी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नेशनलिज्म की कैटेगरी से बचेंगे तो शायद आजकल जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसका ज्यादा मुकाबला कर पाएंगे और सभ्य की कैटेगरी का इस्तेमाल करें। तो एक तो ये बात है जो मैं कहना चाह रहा था। दूसरी एक मैं आम सवाल उठाना चाहता हूं कि ये जो पूरा डिकोलोनाइजेशन वाला मामला है, आपकी निगाह में उसका भविष्य क्या है? आपकी निगाह में जो विउपनिवेशीकरण की कवायद में जो हम लोग लगे हुए हैं, विचारों के, भाषा के, नॉलेज सिस्टम के, नॉलेज प्रोडक्शन के, इस जो प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं, इसका भविष्य आपकी निगाह में क्या है? इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि ये हम लोग इन कामों को कर भी रहे हैं और साथ में कुछ आत्मसंदेहों के शिकार भी हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्मपाल जी ने बताया कि हमारा विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में और खेती के उत्पादन में हम बहुत बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे। अब हम जिस वर्तमान से जहाँ धंसे हुए हैं, जहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अवलंब के अलावा और क्या देता है?
ये एक सहारा घर है, हम मान रहे हैं। और उसके बाद से लेके मैंने सच्चाई ये है कि जो पूरा ग्लोबल पावर मैट्रिक्स है, हम उसके पार्ट हैं, उससे बाहर नहीं खड़े हुए हैं कहीं भी। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम उससे बाहर हैं, लेकिन हम बाहर नहीं हैं। हम कौन से फैसले हम लेते हैं, कौन सी नीतियाँ बनाते हैं अर्थव्यवस्था में तो, समाज में तो, और हम पूरा जो सुबह में मैं जिस बात का हल्का सा इन पासिंग जिक्र किया था कि एक मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन, पूरा जो एक वितरण का तंत्र है, हम उसका पार्ट हैं। फिर हम दावा करते हैं कि हम अपने को डीकोलोनाइज कर लेंगे। तो मैं कई बार मतलब इस परियोजना का हिस्सा होते हुए भी मैं मतलब हमेशा ऊहापोह में रहता हूँ कि हम करेंगे क्या एग्जैक्टली। ये जो डीकोलोनाइजेशन हम जिसको कह रहे हैं, जब हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, यहाँ से मतलब इम्पॉसिबल टू गो बैक। और मैं सिर्फ मन भौतिक रूप में नहीं बोल रहा हूँ, आज की ज्ञान मीमांसा को छोड़ के हम बाहर नहीं भाग सकते। आज जो ज्ञान विज्ञान की जो दशा है, जहाँ हम खड़े हैं, मतलब उसको अंडू नहीं कर सकते, मतलब उसको एनरिच कर सकते हैं। जो पहला हमारा है, वहाँ से हम जो स्वीकार्य है या जो मतलब वो उपयोगी है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई अब जो है अब मैंने अभय जी की बात को जोड़ रहा हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं, ये वाकई ये करणीय तो है, ये मैं मानता हूँ कि ये काम करणीय है, पर ये संभव भी है। इसी तरह का भ्रम मेरा भी है। और भ्रम ये है कि हम लोग जैसे कि एक तो भारतीय और यूरोपीय दोनों का एक तरह से डाइकोटोमी के संदर्भ में चीज़ों को देखते हैं, तभी हम शायद भी उपनिवेशीकरण के काम को पूरा कर सकेंगे। और उसमें एक पक्ष उभरता है हमारी जो नैतिकता का है, हमारे चरित्र का है, हमारे संयम का है, और दूसरा पक्ष उभरता है हमारी भौतिक संपन्नता जो है, शक्ति का। इसीलिए दो नारे चलते हैं, हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। ये सिम्बोलिज्म चलता है। इस मामले में ये भी सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठता है कि हम अपने भारत से कितना लें और बाहर से यूरोपीय दुनिया के जो विद्वान हैं उनसे कितना लें। गांधी की ही बात मुझे थोड़ी, क्योंकि शिक्षा पर आप बात कर रहे हैं, हिंदू स्वराज में शिक्षा पर एक बड़ी सुंदर लाइन कही है गांधी ने, और हक्सले को कोट करते हुए कहा है कि जिसका अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण है, उसने सच्ची शिक्षा पाई है। ये जो है, मुझे लगता है कि ये ब्यूटीफुल ट्री से भी कहीं ज़्यादा प्रेरक बात, ये मेरा दावा है, वो है मतलब अपने आप में कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य है, मुझे लगता है ये सभ्यतापूर्वक उद्देश्य है, इसको कहते हैं। और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के जो यूरोपीय या कॉलोनियल ऑनस्लॉट है, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, चाहे डॉक्टरी का प्रोफेशन हो, चाहे वकालत का प्रोफेशन हो, और चाहे जो है वो रेलगाड़ी जैसी टेक्नोलॉजी हो। तो टेक्नोलॉजी और जो भी कॉलोनियल एजुकेशन है, उसका मतलब टोटल रिजेक्शन करते हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं, टोटल रिजेक्शन करते हैं। तो ऐसे में ये जो भ्रम पैदा होता है कि या जो भी है कि आज हम क्या वो जिन यूरोपीय प्रोफेसर्स ने, जिन यूरोपीय एजुकेशन ने हमको इतना डोमिनेट कर रखा है, सारा IIT का मॉडल, सारा जो है वो मेडिकल साइंस का मॉडल, सारा लॉ कॉलेज का मॉडल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे चल रहा है। हमारा कोई अपना विधि शास्त्र तो जो है वो प्रकट ही नहीं हो रहा। और विधि का और न्याय का तो मतलब ही इस दौर में बदल गया है। शायद वो न्याय की बजाय न्याय की दिशा में चला गया है, क्या हो रहा है जो मामला जो है। तो उसमें जो है वो किस पर जोर दिया जाए शिक्षा का आज के संदर्भ में, गांधीयन पर्सपेक्टिव। धर्मपाल जी ने इस शिक्षा के उद्देश्य पर क्या लिखा है, स्वधर्म वगैरह में तो कुछ बातें उन्होंने कही है, लेकिन धर्मपाल जी पर चूंकि हम लोग केंद्रित कर रहे हैं और गांधी से ड्राइव कर रहे हैं इंस्पिरेशन, तो
आज शिक्षा का उद्देश्य भारत की जो तकनीकी प्रगति है और अधिक से अधिक जो है वो शक्ति और संपन्नता हासिल करना होना चाहिए, या विश्व मानवता में अपना कोई एक नया योगदान देने का जो उद्देश्य है, और जो उन्होंने मूल उद्देश्य बताया था कि वो जिसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण है उसने सच्ची शिक्षा पाई है, या वो उस देश में सच्ची शिक्षा पाई है जो एक तरह से हिंसक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार, शोषक व्यवहार और कॉलोनियल व्यवहार नहीं करता। मुझे लगता है वो देश सही मायने में शिक्षित है, जो किसी दूसरे देश का शोषण नहीं करना चाहता, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी जो है रीति नीति, इतिहास का दमन नहीं करना चाहता। लगता है उसी देश ने सच्ची शिक्षा पाई है। तो क्या शिक्षा का मतलब भौतिकवादी उद्देश्य लेकर के चले, या हम जो आध्यात्मिक उद्देश्य लेके चले, या इसका कुछ जो है वो सम्मिश्रण बनाए, उसका कुछ संश्लेषण करें। तो ये शिक्षा के उद्देश्य के अर्थ में मैं चाहता हूँ आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। यहाँ नरेश जी की बात पर और सर ने जो बात बताई उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगी। एक बात कह रहे हैं कि हम जो पूरी ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है उनकी शर्तों पर, और उसमें फिर हम करें क्या, एक दुविधा की स्थिति में है आप, प्रश्न रहता है आपके माइंड में, हमेशा प्रश्न भरे रहते हैं। अंग्रेजी वर्चस्व स्थापित होने से पहले जब हम उनके गुलाम नहीं बने थे, तब भी वैश्विक स्तर पर हम व्यापार करते थे, ज्ञान के लिए लोग आते थे, हमारे लोग भी बाहर जाते थे, इन्वाइट किया है, और उसके भी हमारे पास साक्ष्य हैं कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं को इन्वाइट किया जाता था और वो वहाँ पर लेक्चर देने जाते थे और उनको सम्मानित किया जाता था। वहाँ पर वो मठ की स्थापना करके पुनः वापस भी आए हैं। कश्मीरी भिक्षुओं ने भी ऐसा किया है, नालंदा के भिक्षुओं ने ऐसा किया, रिटर्न आर्टिकल की किताब में सब कुछ है। तो हम ज्ञान के प्रसार के लिए भी वहाँ से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, आयात निर्यात भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी ये सडनली कि हम ये सब जान लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, लेकिन शर्तें तो वो चल रही हैं। तो क्या हम वो सोचकर जो हमें नहीं पता हम उसको ना जाने, या उसको मतलब मेरे हिसाब से ये सवाल या ये एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूँ, हम आप अभी जो मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम एक एसी रूम में बैठे हुए हैं, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 300 साल पहले की, 500 साल पहले के हम आख्यानों की लगातार बात करें, मतलब वहाँ कौन सी बात जोड़ देंगे? आप उस ज्ञान को, उस ज्ञान मीमांसा के आधार पे इस शताब्दी में कोई विकल्प खड़ा कर सकते हैं ज्ञान का, विज्ञान का, विकास का? इसका जवाब आपका मेरे पास है NEP में 2020। जब हम ये भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान है उसको लेकर आना, प्लेटफॉर्म में बात करना, जिक्र करना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी आपको भी पता होगा अजीम प्रेम जी ने भी बहुत सारे ऐसा नॉलेज जो कन्नड़ में था, उनका तमिल में था, उन सबको ट्रांसलेट करवाकर उसको अपनी पोर्टल में उन्होंने बना लिया और उसको अपलोड कर दिया। एकलव्य इस चीज़ में बहुत पहले से काम कर रहा है, पॉलिसी से भी पहले, और अभी पीछे पॉलिसी का बेस बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट में इनकी संस्था है NES-FAS। ये एक तरीके का संस्था है जो कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी फूड जो उनका तरीका होता था, जो ट्रेडिशनल वे था, इंडिजीनियस फूड प्रोटेक्शन का जो तरीका था, उस पर ये लोग काम करते हैं और इसको ये प्रमोट करते हैं। और अब क्योंकि NEP अपने 4.6 एंड 5.6 में हमेशा इस बात का इंकरेज करता है कि आप लोकल नॉलेज को, इंडिजीनियस नॉलेज को टाई अप कीजिए स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ, और इसके लिए आप हायर भी कर सकते हैं लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको। तो ये संस्था जो है वहाँ के बहुत सारे स्कूल्स में एक्टिव होकर वहाँ की लोकल जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है, जो कि प्लांटेशन से रिलेटेड है, फूड प्रोसेस, फूड की उनका जो तरीके हैं, अपने जो तरीके हैं वाटर को सेव करने का और पौधे उगाने का, या जो उनके अपने देसी बोल सकते हैं या आयुर्वेदिक कामों में जो आने वाली औषधियाँ, उन सब का ज्ञान वो इन बच्चों को
देते हैं, वो हायर कर रहे हैं उन एक्सपर्ट्स को और लिंक कर रहे हैं ताकि वो नॉलेज एक अलग ही जगह ना रहे और स्कूल एक अलग ही चीज़ ना रहे। तो ये वाली चीज़ें अब कुछ आने लगी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पहले की किसी भी पॉलिसी में कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भहीन ज्ञान को प्रमोट करने की बात कही गई हो, वो बात अब वो पहले भी बार बार बोला गया है कि बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से लीजिए। एनईपी में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे कि जब आप बोलते हैं कि संदर्भ से ज्ञान लीजिए तो उस संदर्भ का टीचर भी होना चाहिए और उस मतलब दो चैलेंज आते हैं, उस पूरे संदर्भ का ज्ञान होना भी ज़रूरी है और वहाँ का लोकल टीचर होना भी ज़रूरी है। तो एनईपी 2020 की चैलेंजेस भी है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब हम इस तरीके के विमर्श करते हैं और विमर्श जब नीतियों में आ जाता है, किसी पॉलिसी में आता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके रास्ते खुल जाते हैं। और बेसिक या फिर ये जो मैं अजीम प्रेम जी का प्रयास बता रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट के स्कूल्स के ये जो मैं संस्था का प्रयास बता रही हूँ, एकलव्य जो सालों से कर रहा है, ये इसी दिशा में मुझे कहीं दिख रहा है, बचाए हुए रखे। साथ एक मसला जो हुआ है, जो आप बात कह रही हैं, वही मैं डिटेल में नहीं जानता हूँ। जब ये नई टेक्स्ट बुक्स लिखी गई सीबीएसई के स्कूल्स के लिए और कृष्ण कुमार तब एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे और वो मैं समझता हूँ कि वो जिस किस्म का एक एंडेवर था वो कम्प्लीटली ओवरऑल कि टेक्स्ट बुक्स कैसी हों, बच्चों के स्तर को कैसे ध्यान में रख के। मैं ये पाता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, क्या मेथड्स हैं, सोर्सेज क्या हैं, हाउ यू डील विद दैट। स्टूडेंट्स की दिलचस्पी पहली बार हिस्ट्री डिसिप्लिन में दिखाई देने लगी। इससे पहले मतलब हम लोग ऐसे ही कहीं कहीं से चल के हिस्ट्री में आ गए, कोई हम लोग स्कूल से इंस्पायर होके नहीं आए। ये छोटी बात नहीं थी कि सोशल साइंसेस की तरफ एक प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल ओरिएंटेशन दे के दैट दिस इज द स्टफ यू वर्क विद, दिस इज द प्रॉपर वे टू डील दीज थिंग्स। आप उसकी जो मैकेनिक्स है, जो उसकी एक विधि है, आप सिर्फ उसके अंदर फैक्ट डेटा ये नहीं जान रहे हैं, वो उसके अंदर सारा लाया गया। कविताएं ऐसी लाई गई। अब क्या किया गया कि वो सब ठप कर दिया गया। इस बात को करे बिना कि जहाँ पे कि हम लोग इन सारी चीज़ों की एक इंडियन एक सेंस में एक डिसिप्लिन्स की एक अंडरस्टैंडिंग खड़ी कर रहे हैं, वो सब छोड़ दी गई है। अब मतलब उसकी जगह पे क्या आएगा वो हम सब जानते हैं कि मतलब क्या आने जा रहा है और ये क्या बनने जा रहा है। बुलबुलें क्या क्या कर रही हैं, उनसे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स किस किस्म की आ रही हैं और कोई इंटरवेंशन नहीं है। कौन से ये शिक्षा शास्त्री हैं। तो ये जो सारा एक मसला है, ये मतलब डीकॉलोनाइजेशन, गरीबी हटाओ जैसा एक नारा ना बन जाए, जहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं पे जिसको लेकर थोड़ा सोच रहे हैं कि ये ऐसी एक बज़वर्ड सा बन जाए कि डीकॉलोनाइजेशन हो रही है। दिस इज वन थिंग। वो उसके साथ ही जुड़ा हुआ जो भारतीय चित्त मानस और काल वाला जो है, और आपने भी कहा कि ये उनके कुछ जो पैराडिमेटिक पीसेस हैं उसके अंदर और उनकी लेखनी के अंदर एक चीज ये दिखाई देती है कि पावर को वो सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के साथ ही जोड़ते हैं। उससे पहले के इंडिया में पावर नहीं, मतलब ज्ञान का सत्ता के साथ कोई रिलेशन नहीं। ज्ञान है, ये भी है, वो भी है, फुलझड़ियाँ चल रही हैं, ये भी है। मतलब उसको देख के लगता है कि एक व्यू है ना जो हेजेमोनिक होता है, जो डोमिनेंट होता है, विच सस्टेन, जो दूसरों को उठने भी नहीं देता। ऐसे तो वेस्ट के अंदर ही बहुत सारी डाइवर्सिटी है विच हैज बीन सप्रेस्ड, जो वहाँ पे भी सप्रेस की गई है। तो एक तो मुझे ये लगता है कि धर्मपाल सत्ता की नोशन के साथ, ज्ञान के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ उसको नहीं जोड़ते हैं। मतलब उनके लिए प्री कॉलोनियल इंडिया एक बड़ा मतलब यश चोपड़ा की फिल्म का एक सीनिक शॉट है। सरसों के खेत लहलहा रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, लोग बाग गीत गा रहे हैं। ये एक सेंस
कोई बुरी सेंस नहीं है, ये भी होना चाहिए, व्हाई शुड वी ऑलवेज लुक एट इट। लेकिन एक इसके पीछे, और वो उनकी रैंकियन एक मसला है कि लेट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड वी आर, इट इज फाइन। लेकिन उसके अंदर भी मैंने देखा, और गीता धर्मपाल उसको हाईलाइट कर रही हैं कि रैंकियन एक मेथोडोलॉजी हिस्ट्री की ये रख रहे हैं उस किस्म से, तो रैंकियन वाज अ ग्रेट रोमांटिक आल्सो। ये एक रोमांटिक सेंस भी थी सारी कि किस तरह से इस चीज़ को कैसे आगे ले जाया जाए। दूसरे जो मुझे लगा कि भारतीय चित्त मानस और काल को मैं जब ध्यान से पढ़ता हूँ, आई फाइंड इट वेरी, उसमें कोई बात जुड़ती नहीं है वो किसको भारतीय चित्त मानस और काल कहते हैं। एक वो कुरान की स्टोरी सुनाते हैं, वो बड़ी इंटेंस, बड़ी ज़बरदस्त है, और उसके अंदर में से व्यास जो कर रहे हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल पैसेजेस जो उसमें है, एक ऐसी वो चीज़। लेकिन वो कह यही रहे हैं कि इस किस्म से ये होता रहता है, एक दरिया चल रहा है, एक नदी बह रही है, आप उसमें हैं और आप उसको नई इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। मुझे ये लगा कि कौन सा ऐसा समाज है, और कहा कि ये इंडियन तरीका है। अच्छा, ये कौन से समाज में नहीं होता है? ऐसे ही होता है सब में। इस्लाम में बिल्कुल ऐसे होता है। सूफीज़म के जो एक से एक जो निकालते जाते हैं काव्य शास्त्र के अंदर, मतलब आप एक उसको में से कहाँ कहाँ तक आप आगे लेके जाते हैं। आज तक दे आर ग्रैपलिंग विद एरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस एंड प्लेटो कि भाई इसमें से ये निकला, उसमें से वो निकला। तो अभी भी ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन सिविल लॉ की माइन्यूटेस्ट इंटरप्रिटेशंस चल रही हैं, कहीं ना कहीं भी जाके जुड़ रह जा रही हैं। मुझे भी उसमें, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें इसकी तरफ लौटना होगा। लौटना तो होगा, कोई हर्ष नहीं है, लेकिन वो उसका कोई रास्ता नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि हमें उसको छोड़ के इसको अपना लें, वो कैटेगरीज छोड़ के इनको कर लें। इसके अंदर इसकी डिस्टिंक्शन वो बताने में, इस पीस में कम से कम हो सकता है कहीं और उनके दिमाग में ये साफ हो। मुझे वो लगा कि तो वो क्लियर नहीं हुआ। आपने वो संस्कृत वाला क्वेश्चन भी उसमें से बढ़िया उठाया। एंड देन आई ऑल्सो फाउंड इज अ स्ट्रेंज गांधीयन, जो कि वैष्णव भक्ति, जो भक्ति मूवमेंट है, निर्गुण है या सगुण है, वो उसमें से पूरा गायब। ये हम लोगों ने वर्कशॉप में भी देखा, जो हम लोगों ने किया, कि जब हम ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो या तो ये बात होता है कि वो भी पूरा नहीं, कई बार स्पीकर्स कोई आता है, कोई नहीं आ पाता है, कई बार समय की कमी रह जाती है। तो इस भक्ति मूवमेंट जो एक क्रिटिक दे रही है विद इन द इंडिक सिस्टम, उसकी एक अंडर वैल्यूएशन या उसको एक अंडर स्टडी करना या उसको एक तरफ कर देना, मतलब अब बंगाल को उसके वैष्णव जो एक जो काव्य है, जो सारा वो, मैं उसको पूरी तरह उसकी मैं टेक्निकल बात नहीं जानता हूँ, उसके बिना उसको नहीं इमेजिन किया जा सकता। एक तो ये क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि भक्ति मूवमेंट का क्या होगा, उसको हम कैसे देख रहे हैं, क्या उसमें से हमें मॉडर्निटी के साथ जूझने का, कास्ट के खिलाफ वो कैसे बोलता है, औरतों के हक में वो किस हद तक जाके बोलता है, आपस में इकट्ठा रहने के हक में वो कैसे बोलता है। ये जो बात हमें लेट 19th सेंचुरी में जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स में जो दिखाई देती है, और जो गलती हुई कि सब के सब चले गए एंशिएंट पास्ट, वेदों से आएगा, कुरान से आएगा, पीछे से आएगा, नो वन वेंट टू के हम कबीर, रायदास, नामदेव, तुकाराम, नानक, इधर में से जोड़ के नहीं किसी ने कुछ किया, वो सब जो गए तो पीछे। अब जो हम डीकोलोनाइजेशन भी जो जितना मैंने सुना है, जो लोग इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोल कर रहे हैं, उनके अंदर भी वैष्णव भक्ति या निर्गुण भक्ति के का जिक्र कम है। कोई खास प्योर किस्म की, कोई एसेंशियल कोई चीज़ इस किस्म की हमें मिल सकती है जो कि खालिश भारतीय होगी। इस चक्कर में हम लोगों का काफ़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट ये नहीं होनी चाहिए, बट इट हैज़ इट्स ओन साइलेंसेस ऑल्सो।
इट्स नॉट एज इनोसेंट जितना कि कई बार ये देखने में लग सकता है। ऐसे ही टू सेट द बॉल एनसीएफ पे बात हो रही थी तो मैं बता दूं, आप जो बता रहे हैं कृष्ण कुमार सर प्रोफेसर, क्लास +2 लेके 12th तक सभी विषयों की बदल गई। एनसीएफ 2005 के बाद अभी तक कोई नया एनसीएफ नहीं आया है। तो अब एनसीएफ जब नया आएगा उसके बाद ही टेक्स्ट बुक्स बदलेंगी। अभी टेक्स्ट बुक्स जो इस्तेमाल हो रही हैं एनसीईआरटी की, वो वही वाली इस्तेमाल हो रही है जो एनसीएफ 2005 के बाद बनाई गई थी। उसको बनाने का भी आधार था, ऐसे ही नहीं बदल दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर आप अभी भी देखेंगे, अगर आप कंपेयर करें अपने नज़दीकी देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक का और अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक्स का, आप जमीन आसमान का हमारी जो किताबों की क्वालिटी है। और इसमें क्या किया, टेक्स्ट बुक को पेडागॉजी से अलग नहीं किया गया, जोड़ दिया गया। एनसीएफ 2005 की खूबसूरती ये है कि वो पेडागॉजी को जोड़ती है, स्टूडेंट और टीचर दोनों को जोड़ती है। टेक्स्ट बुक इज नॉट फॉर ओनली द स्टूडेंट, वो टीचर के लिए भी बनी। अभी तक एनसीएफ उसके बाद नहीं आया, तो सभी किताबें जो स्कूलों में इस्तेमाल हो रही है वो वही हो रही है जो उसके बाद बनी है। अब क्या होगा, क्या शामिल किया जाए कोई, और एनसीएफ जब बनी थी बहुत बड़ी संख्या में स्कूल के अध्यापक, प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स और अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स थे उन सब की कमेटी बनी थी और सब विषयों पे अलग अलग हुआ था और बहुत एक रिगरस प्रोसेस था। इसको ही इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। ये सब जो बातें हो रही हैं मेरे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी चर्चा हुई इसमें। और मैं 1-2 लाइनें बोलने के बाद में फिर इस बहस और आज के सत्र के समापन की तरफ हम लोग जाएंगे। सर लेकिन ये कि हम यूरो केंद्रित जो समाज है उसका जो मॉडल है हमारे पास, शिक्षा का जो मॉडल है, तकनीकी का, ज्ञान का, या हम पूरी तरह से बात करें तो समाज का और विकास का जो पश्चिमी मॉडल है, यूरो केंद्रित, यूरो क्रिश्चियनिटी केंद्रित, या इस तरह से जो भी उसके लिए और भी प्रबंध हो, हम उसको अंडू करना चाहते हैं। हम अपने 200 साल के उपनिवेशीकरण को अंडू करना चाहते हैं। हम उसके जितने भी प्रभाव हैं उनको सीमित और न्यून करना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो इसके साथ एक जो प्रश्न हमारे सामने आता है, जो बहुत ही आधारभूत सवाल है, वो ये कि हम अभी 22वीं शती में जी रहे हैं, 21वीं शती में जी रहे हैं, जैसा कि नरेश जी ने कहा और उनकी बात जितना मैं समझ पाई, और चाहे जैसा सिद्धू साहब ने अभी कहा, हमारे पास जो मॉडल है ऑल्टरनेटिव, हम अगर एक चीज को ध्वस्त करें तो हमारे पास उसके लिए एक वैकल्पिक मॉडल होना चाहिए कि हम आगे किस रास्ते पे बढ़ेंगे। तो हम पश्चिम, पूरा विश्व जो है अभी जो भी मॉडल या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो वेस्टर्नाइज पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। हम एक ऐसे विश्व में हैं जिसमें यूरोप का या पश्चिमीकरण का पूरा प्रभाव है। भले हम चाइना की बात कर लें कि एक समय में वर्ल्ड जो है वो सीनोसेंट्रिक था, चाइना का प्रभुत्व था, या अभी भी जो आने वाले समय में या आजकल के समय में पश्चिमी देशों की इकोनॉमी थोड़ी अर्थव्यवस्था मंद पड़ी है और अभी भी जो है वो ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट जो है वो स्टिल एक स्टैग्नेंट, मतलब एक स्थिर चाल से बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के हम भारत की कल्पना या अपने देश की कल्पना इसी विश्व व्यवस्था के संदर्भ में करेंगे जो वेस्ट डोमिनेटेड है। हम प्रभाव पश्चिमीकरण को हम अंडू करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव क्या है, हम भविष्य का विकल्प, जो एक इंडिजिनस इंडिया की बात करते हैं, हम उसके लिए अपना भविष्य का मॉडल क्या बना रहे हैं। हम कौन सी सामाजिक व्यवस्था, कौन सी शैक्षिक व्यवस्था जो वेस्टर्नाइज नहीं है, जो इंडियनाइज है, लेकिन क्या उसका खाका हमारे पास स्पष्ट है? वो कौन सा समाज होगा, कैसा होगा, और वो किन मायनों में, वो अर्थव्यवस्था कौन सी होगी और वो किन मायनों में पश्चिम से अलग होगी।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी 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 अस्मिता को, अपनी पहचान हम खोजना चाहते हैं, हम एक भारतीयता को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन उस भारतीयता के साथ में वो भारतीयता कैसे डिस्टिंग्विश होगी, कितना अंतर होगा उसमें मूलभूत रूप से। हम उसको अतीत से लेकर आए, हम उसको जिसको राधा वल्लभ जी आसन्न अतीत कहते हैं, हम उससे लेके आए। लेकिन वो मॉडल क्या होगा? वो भविष्योन्मुख होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि जो हम आगे जो हमें वो मॉडल अगेन किसी भी तरह के भविष्य की किसी भी तरह के कॉलोनाइजेशन से बचा सके। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम भविष्य में इस तरह की चीजों का फिर से शिकार नहीं होंगे? अभी हम इस चीज को भी तो सिक्योर कैसे करेंगे? क्योंकि हम अभी न्यू लिबरलाइजेशन के टाइम में हैं। IMF से हम उसी तरह से अभी भी विश्व बैंक से हम लोन लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हम लोन लेते हैं। बहुत तरह की पॉलिसीज डिटर्मिनेशन जो है हमारा वर्ल्ड ये दो आर्थिक शक्तियां हैं उनके आधार पर होती हैं। हम इनसे अलग नहीं हैं, और अभी जब एक वैश्विक अर्थव्यवस्था है तो भी हम इनसे अलग नहीं हैं। तो हम किस तरह से इस पूरे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपने आप को एक भारतीय अस्मिता, एक भारतीय पहचान के रूप में स्थापित करेंगे? उसका रोड मैप क्या होगा, या उसका ऑल्टरनेटिव सोसाइटी का, एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का मॉडल क्या होगा? ये मुझे लगता है कि शायद ये उतनी ही दुरुस्त बात है सोचने के लिए हमारे। शोभा यात्रा, तो सरकार ने बोला दुर्गा पूजा कार्निवल। इज इट कॉलोनाइजेशन और इज इट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन? आई एम एट अ शॉक. So Vishnu also will agree with me. Both our families have been traditionally celebrating Durga Puja for centuries now. And why do we have to borrow? I just एक किताब पवन वर्मा का है. He was a politician, career diplomat turned a politician. The Great Hindu Civil War. No, Pawan Verma's book that I am referring to is Becoming Indian, the Unfinished Revolution of Culture and Identity. पढ़ना चाहिए. तो उसमें शुरू में, सर एक मिनट खाली, उसमें शुरू में बोलता है, गांधी जी को कोट करता है. तो गांधी जी says, I want to live in a house with all doors and windows open, but I don't want to get swept off my feet. आनो भद्रा कृतवंतु विश्व. आइडियाज आए, पर ये मुश्किल काम है. ये बोलना चाहता हूँ. ये मेरे मन में एक सवाल है. मान लीजिए एक स्त्री है और गांधी जी 1931 में वो कह रहे हैं ना, ब्यूटीफुल ट्री. वो स्त्री उनसे पूछ सकती है कि हे गांधी, वुमेन्स एजुकेशन पर इतना डिबेट तुमने देखा कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, तुमको कैसे नजर आया वो ब्यूटीफुल जहाँ स्त्री नहीं है? उसको ब्यूटीफुल ट्री कैसे कर सकते? मैं जो बोलना चाहता था दरअसल मैं उसको भूल गया हूँ. लेकिन थोड़ी बहुत याद करके एक दो बातें कहूँगा, और उसके बाद फिर मंच जो है हमारे जो मुख्य वक्ता है और सहिष्णु जो कि संचालक हैं इस कार्यक्रम के, और साथ में एक हस्तक्षेपकारी सभापति भी है, तो वो उनके हवाले होगा ताकि ये कार्यक्रम ठीक से इसका समापन हो सके. जो नरेश ने बातें उठाई हैं, या जो तृप्ति ने जो बातें कही हैं, या सुमेल ने कंचन ने जो बातें कही हैं, इन प्रश्नों के उत्तर तैयार शुदा उपलब्ध नहीं है. हम सब लोग उस कार्यक्रम की तलाश में हैं, उस कार्यक्रम को टटोल रहे हैं जिसके जरिए हमें अपना रास्ता मिलेगा. जो बात शुरुआत में कुछ समझ में आती है वो ये है कि जो उपनिवेशक है, जो कोलोनाइजर है, वो अपने प्रभुत्व की शुरुआत का जो पहला कदम उठाता है वो ये उठाता है कि वो आपके लिए आपके अपने इतिहास के दरवाजे बंद कर देता है. बिना अगर आपकी एक्सेस, अगर आपकी पहुंच अपने इतिहास तक बनी रहे, ये रणजीत गुहा को पढ़कर मैंने समझा, अगर आपकी पहुंच आपके अपने इतिहास तक बनी रहेगी तो फिर आप कोलोनाइजेशन की कोशिशों के खिलाफ प्रतिकार करते रहेंगे. और उस दरवाजे बंद करने के लिए जरूरी है कि आपकी ज्ञान प्रणालियों के दरवाजे आपके लिए बंद किए जाएं, उनको उपयोग
उपयोगिता की कसौटियों पर कसते हुए उनको फालतू कूड़ेदान में फेंकने लायक उनको करार दिया जाए, और जो पहले ज्ञान जो पैदा हुआ है उस ज्ञान को अनुपयोगी करार दिया जाए। तो इस वजह से मेरे दिमाग में और दूसरे कई साथियों के दिमाग में, और मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात की तस्दीक करेंगे, ये बात आती है कि हम भी डिकोलोनाइजेशन के खिलाफ लड़ने की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं कि जो हमारा निकट का अतीत है उसके दरवाजे कुछ हम खोलने की कोशिश करें और उसके ऊपर हम दस्तक दें। जब हम उन ज्ञान प्रणालियों को सामने लाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन ज्ञान प्रणालियों की रोशनी में हम अपने वर्तमान को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से किसी का ये मसला नहीं है कि हम 300 साल पहले या 400 साल पहले या 500 साल पहले संस्कृत में कोई किताब लिखी गई थी या फारसी में कुछ लिखा गया था और उसको हम बिल्कुल एकदम कहें कि भाई आज हम अपना वर्तमान जो है हम उसके आधार पर बनाएंगे। ये कोई मकसद नहीं है। मकसद यही है कि सबसे पहले जिस इतिहास के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं उस इतिहास के दरवाजों को खोला जाए और ये पता लगाया जाए कि हमारे पास था क्या। पूरी बात नहीं पता लगाई जा सकती है, लेकिन कम से कम हम लोग दरवाजों पर इतनी याद दस्तक तो दे ही सकते हैं कि उसमें कुछ सांसें हो जाएं ताकि हम उधर झांक के देख सकें। तो अभी ये बिल्कुल हम लोगों के इस दिशा में चलने वाले शिशुवत कदम हैं। चूंकि मंजिल बहुत दूर है, जैसा कि माओ से तुमने एक बहुत दिलचस्प उसमें अपने लेख में कहा है कि लोग जब कहते थे कि क्रांति बिल्कुल सामने रखी हुई है, इसको हम कभी भी माओ से कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बहुत दूर एक प्रकाश स्तंभ है, बहुत दूर है और उसके ऊपर एक बहुत ही छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही है कि हमें देखने की कोशिश करनी पड़ती है उसको देखने के लिए। मंजिल अभी उतनी दूर है, तो इसलिए हमारे मन में आप संदेह पैदा होने बहुत ही स्वाभाविक हैं और इस तरह के सवाल उठने भी बहुत ही स्वाभाविक हैं। इसमें बीच बीच में हम लोगों में बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहसें होंगी और काफ़ी जद्दोजहद भी अपने साथ भी हम करेंगे और दूसरों के साथ भी करेंगे। तो इन लफ्ज़ों के साथ में मैं प्रोफेसर प्रवाल राय चौधरी से अनुरोध करूँगा कि वो इस विषय पर जरूर प्रकाश डालें कि जो विचारों के विवेशीकरण की जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो हमारे सहभागी हमारे समान धर्मा और हम सफ़र हैं, उसका भविष्य क्या है। आप हिंदी अच्छी बोलते हैं, आप उसमें कोशिश करें। Decolonization first. First of all, I am extremely grateful, personally honored and privileged, as I wrote in my response to Professor Dubey, that they chose to invite me for this session. And when I come here and I see the energy and enthusiasm in this beginning, I become more of an optimist than the usual pessimist that I have been. I may be a little radical in my words, like as long as we do not pull down a building, it's very difficult for us to relay the foundation and design a new building in its place. We might have to take such a way forward in order to, decolonize ourselves. But this is a very time-consuming process. ये ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सोच के सोए और कल सुबह उठे कि हम एलिस इन वंडरलैंड की तरह हो गया. But this will require tremendous efforts and participation of the country. Really, in India, we have seen such united participation from the people. It has happened during certain times over the course of our long freedom movement. But I am sure if we make some small seed, it's a happy thing that some small seed, कुछ एक छोटा सा बीज का अंकुर यहाँ पे आरोपित हुआ है, उसका पोषण हम करें, उसको आगे ले जाए, and this seed will turn into a large banyan tree in the course of time, from which not only we will feel very happy then that we paid
played some kind of a catalytic part in bringing it, but what shape it will take, we should not control that. We should allow the tree to take its own shape as it gets its free air and let it decide for itself किस तरह कैसे branches फैलाएगा. And that I think we all will stand to benefit. And the more we interact, the more we agree to disagree, the more we discuss those topics which we have been completely shoving under the carpet saying untouchable, discuss nahi kare, the more we will get clarity. And as Sir quoting Ranjit Guha rightly pointed out, the doors of history that have been hitherto closed to us, we should make constant endeavors to open them before us. Dharampalji might have made a small beginning in that, but then there are other facets of history, other facets of our social studies that we need to do. Another thing is we are lacking behind in many things. In 2018, I was part of a government delegation. We went to St. Petersburg State University. The whole delegation went from Delhi, we went from Calcutta. So when we reached there, two young girls dressed in salwar, Russian girls, came and said, Namaskar, Amra St. Petersburg Rajakio Vishwavidyalaya Ditiyo Varshe Chhatri, Bangla Vibhage. I was shocked. They have translated the state to Rajakio, Rajakiya. So they have done this. Where in India do we have such institutions to understand the Russian mind? And believe me, what I saw in Petersburg, it was so happy thing to see that they are doing more serious Indology than most of our people here. We are engaged only in polemics, rhetorics. So we have to come out of that. And I think as you are trying to build this center, I think I'm not saying that we should have scholarship in the Western model. We should slowly develop our own model and we should excel in that. And I believe if we put in hard work and determination, what on earth can stop us? Thank you. वादे वादे जायते तत्वबोधः, वाद विवाद और संवाद में तत्वबोध आता है. शास्त्री यही है. I will try to put forth a few closing remarks. But ये भी सोचना है, हम कहते हैं विउपनिवेशीकरण, it's a process. So perhaps instead of closing remarks, it should be continuing remarks, because it will continue. On that vein, to what Abhayji said and Nareshji said, it's not always, I think, about going back. Decolonization is not undoing, but always getting through. But which also means recognizing, we keep talking about vikalpas, alternatives, but I don't think that should mean that jo hai usko hata de. Whatever remnants of colony you have, it means merely to embrace that we have a choice, which means that the outcome of decolonization is not one. कोई एक decolonized product नहीं बनेगा, बहु. When we are doing one decolonization का program, कुछ हमारा जो product होगा, शायद किसी और के effort से कुछ और आएगा. लेकिन when we embrace this possibility, that sheds light on the possibilities of decolonization itself. Moreover, I do not think that there will ever be a point where we say, this is it, decolonization हो गया, अब हम उपनिवेशीकृत हो गए. It goes on. There are many interesting questions raised. Had we more time, we would have gone on, like the relationship of knowledge and power. It's true that Dharampal does not go into it. It's a unique question, and it had to be there. But it's also true that the methodology that he used, digging up the archives, it didn't come up. But we should keep looking. Maybe not through that method. So to work or to walk
walk along the path that Dharampal showed does not mean we also have to dig into archives and find out records. No, we take other methods and we find even stuff that maybe he did not expect to find. Open-ended inquiry. And with that I close the session, but continue the program. Continue the conversation. I thank Professor Prabhu. I thank all of you. Shanti, Shanti, Shanti.